नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता रशाल। क्या आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर है? अगर नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड में आप अगर निवेश करते हैं तो आपको ग्लोबल ग्रोथ का भी फायदा मिल सकता है। पिछले साल जब निफ्टी, सेंसेक्स ये सब नेगेटिव रहे, तब अमेरिका, जापान, ताइवान, कोरिया जैसे जो मार्केट्स हैं, इन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। और यही वजह है कि कुछ इंटरनेशनल फंड्स ने तो एक साल में 83% तक का शानदार रिटर्न दिया है। तो आप कैसे उठा सकते हैं ग्लोबल ग्रोथ का ये फायदा अपने पोर्टफोलियो में? इंटरनेशनल फंड्स में आप कैसे कर सकते हैं निवेश, और कहां एसआईपी और कहां एक मुश्त रहेगा आपके लिए करना बेहतर? पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, ये तमाम बातें समझेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, साथ ही फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हालांकि अब तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग रिसर्च करने लगे हैं, वो बियॉन्ड जो आप देखें अगर तो इंडियन इक्विटीज वो सोचने लगे हैं इंटरनेशनल फंड्स के भी बारे में। और कई बार हमारे पास जब सवाल आता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, तो उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्क्रैच से शुरू करना चाहूंगी। तो मोहित, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ये इंटरनेशनल फंड्स जो हम कह रहे हैं, ये होते कहाँ, कैसे हैं, क्या हैं, और दूसरा इसमें निवेश कैसे कर सकता है कोई? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद स्मिता जी। तो देखिए, जिस तरह से कोई निवेशक जब म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करता है, तो अमूमन वो निवेश जो है वो भारतीय बाज़ार में जाता है। यानी जो भारत में लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उस यूनिवर्स में आपके जो फंड्स हैं वो उसको निवेश करते हैं आपके पैसे को। अब वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बट वो भारतीय बाज़ारों पर लिस्टेड है और वो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से क्या बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई है। तो उसके जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके जो रिटर्न्स हैं, वो सब कुछ हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे निर्भर करेंगे, उस इंडस्ट्री पे निर्भर करेंगे, उस सेक्टर पर निर्भर करेंगे। और ये एक कंप्लीटली इनवर्ड लुकिंग बोलूँगा मैं इसे, या फिर इसे मैं बोलूँगा कि आप एक ही तालाब में तैर रहे हैं। पर वही फंड हाउस को जब आप अपना पैसा देते हो और आप उन्हें बोलते हैं कि भारत को छोड़कर दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, उनमें जाकर हमारे पैसे को लगाइए, चाहे वो यूएस मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, या फिर कोई दूसरा मार्केट हो, या कोई दूसरी थीम हो, तो उसे हम इंटरनेशनल बाजार में निवेश करना कहते हैं। बहुत समय पहले तक इसकी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, बट पिछले कुछ समय में, पिछले 2-3 साल में हमने देखा स्मिता जी, जो आपने भी कहा कि दूसरे जितने भी बाज़ार हैं, उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय बाजार पिछले 1 साल में करीब-करीब -5 से -7% के बीच का प्रदर्शन है, पर जो दूसरे बाजार है, चाहे वो साउथ कोरिया ले लीजिए, उसमें कुछ 110% की बढ़ोतरी है। आप ताइवान ले लीजिए, उसमें भी ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स हैं। आप टर्की का बाजार देखिए, 54% रिटर्न है। आप जापान का बाजार देखिए, जो कि बहुत ही मैच्योर्ड मार्केट है, वहाँ पर भी करीब 45% की ग्रोथ है। यूएस मार्केट में करीब 27-24% की ग्रोथ है। तो जितने भी दूसरे बाजार हैं, उन्होंने बेहतरीन ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं। और यही कारण है कि निवेशक अब डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं, तो ना सिर्फ वो लार्ज, मिड, स्मॉल की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करते हैं। वो बात करते हैं कि भारतीय बाजार को छोड़कर हमें दूसरे बाजारों में भी निवेश करना है। वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, उनको भी हमें हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो इसे ही हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कहते हैं, और म्यूचुअल फंड इसका सबसे बड़ा ज़रिया या वाहन है। और आज हम इसको थोड़ा सा और डीप ड्राइव करके समझने की और कोशिश करेंगे आप लोगों से कि क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से और लोग अगर इससे जुड़ना चाहे तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने तो खैर बताया, लेकिन थोड़ा और आगे और समझेंगे। अब आपसे मृण मुझे एक बात बताइए, क्या अगर किसी को निवेश करना हो इंटरनेशनल फंड में, तो गिफ्ट निफ्टी भी एक ऑप्शन के तौर पर हो सकता है? वो इसको सोच सकता है इस जगह से भी इन्वेस्टमेंट करने के तौर पर? बिल्कुल स्मिता एंड गुड इवनिंग एंड सर्टेनली गिफ्ट सिटी के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत कम इंटरनेशनल फंड्स ओपन हैं। अगर देखा जाए तो सिप के लिए बहुत कम ओपन है, लमसम के लिए भी बहुत कम फंड्स ओपन है। तो अब एक नया तरीका जो आया है वो है गिफ्ट सिटी, जिसके जरिए हम जो एलआरएस रूट है, विच इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसमें हम एक इंसान साल में 250,000 यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या एजुकेशन पर्पसेस, मेडिकल पर्पसेस, वेरियस पर्पसेस हैव बीन डिफाइंड, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम फॉरेन स्टॉक्स, फॉरेन ईटीएफ्स,
म्यूचुअल फंड्स विच टेक एक्सपोजर टू फॉरेन फंड्स एज वेल। इसके जरिए हम इन तीनों जगहों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू गिफ्ट सिटी। तो सर्टेनली ये एक और जरिया निकल कर आया है, और आज की तारीख में आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस है, ब्रोकरेजेस हैं जिनके थ्रू आप ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इसमें एक प्रोसीजर रहता है, जैसे आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां पर जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहता है। तो ये एक ऑप्शन है स्मिता, बट व्हाट आई वुड से इज कि अभी ये एक नया ऑप्शन है। तो अगर हम देखा जाए तो अभी जो लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस है वो डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इट्स क्वाइट नेसेंट एंड ऑफरिंग्स भी अभी काफी लिमिटेड हैं। आई थिंक ओनली 4-5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं। सो सर्टेनली ये इन्वेस्टर्स को दे शुड मॉनिटर दिस एंड दे शुड कीप इट इन देयर वॉच बेसिकली, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसमें अभी आई थिंक आने वाले समय में काफी सारी नई स्कीम्स भी हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, अब थोड़ा और इसमें जैसा मैंने कहा मोहित कि थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करके आप बताइए ज़रा दर्शकों को कि किसी को इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर अगर अपने पोर्टफोलियो में लेना हो तो क्या वो किसी भी एएमसी के जरिए उसका एक्सपोजर ले सकती है? क्या एएमसीज के लिए भी इसमें कोई लिमिटेशंस हैं कि उनके पास कितना ग्लोबल एक्सपोजर होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी स्मिता जी, देखिए तो आरबीआई ने काफी सालों पहले एक लिमिट तय की थी कि $7 बिलियन की लिमिट जो है वो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक लिमिट है, जिसके तहत वो पैसा बाहर भेज के बाहर के बाजारों में निवेश कर सकते हैं। इसमें स्कीम स्पेसिफिक और फंड हाउस स्पेसिफिक लिमिट्स भी हैं। तो हर फंड हाउस की करीब करीब 1 बिलियन की लिमिट थी और उसमें ईटीएफ की भी कुछ अलग लिमिट होती है। तो ये कुछ लिमिट्स तय हुई थी। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे आपकी इसके बाद करेंसी वो वाला, ठीक डेप्रिशिएट है, होती गई, बैक टू बैक। जैसे जैसे आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती गई, तो ये लिमिट्स जो है वो फंड हाउसेस की ब्रीच होती गई और उनका जैसे जैसे एयूएम बढ़ रहा था तो ये लिमिट्स ब्रीच हो गई। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई भी फंड हाउस ऐसा नहीं है जहां पर इंटरनेशनल स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और जैसा कि मृन ने भी बताया अभी, तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स ही ऐसी हैं जो एसआईपी के जरिए अभी भी पैसा ले रही है, यानी आप नए एसआईपी सेट कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी एसआईपी एसटीपी चल रही है तो वो चलती रहेगी, बट आप एक नया लमसम या नया स्विच इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स में नहीं कर पाएंगे। तो एसआईपी आप सेट कर सकते हो और हर फंड हाउस ने अपनी एसआईपी की लिमिट को भी तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि पर पैन पर मंथ हम 50,000 रुपए ही लेंगे या 5,000 रुपए ही लेंगे। तो हर अलग अलग एमसीज की अलग अलग स्कीम्स की काफी अलग अलग लिमिट्स, और अमूमन जितनी भी बड़े एमसीज हैं उन सबकी ही लिमिट्स बंद है। मेरे ख्याल से सिर्फ फ्रैंकलिन, ईडलवाइस, पीजीआईएम ऐसे 2-3 ही फंड हाउसेस हैं जहां पर अभी एसआईपी की व्यवस्था चालू है। तो अगर आपको अब बाहर के बाजार में निवेश करना ही है तो अब आपके पास में फंड हाउसेस को छोड़ के 2-3 ही रास्ते दूसरे बच जाते हैं। एक है आप डायरेक्ट एलआरएस के जरिए यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के जरिए सीधा बाहर के बाजारों में निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जैसे IBKR, वेस्टेड, क्रिस्टल, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बाहर के बाजारों में आपको निवेश करने की सुविधा देते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है गिफ्ट सिटी का। गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स यानी जितने भी फंड हाउसेस भारत में हैं वो एलआरएस के थ्रू आपका आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट कराते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के टिकट साइजेस उपलब्ध हैं, एक रिटेल और एक नॉन रिटेल। नॉन रिटेल ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं अभी जो कि $150,000 के टिकट साइज पर है। रिटेल में फिलहाल चॉइसेस कम है जो कि $5,000 पे शुरुआत होती है। वहां पर अभी कुछ ही चॉइसेस आपके पास में अवेलेबल है, बट आने वाले 3 से 6 महीने में आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादातर फंड हाउसेस अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और रिटेल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आने वाले समय में स्मिता जी, गिफ्ट सिटी आउटवर्ड इज दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन जहां के जरिए आप बाहर का निवेश कर पाएंगे, बाहर की इकोनॉमीज में, बाहर के बाजार में निवेश कर पाएंगे। अदरवाइज एलआरएस के थ्रू डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करके ही आप इसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया कि कोई भी निवेशक अगर निवेश करना चाहे तो वो किस रास्ते से इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ फंड्स हैं मृन, जिसमें से हमने पहले ये दिखाया कि कैसे एक मुश्त और एसआईपी कुछ फंड्स में कर सकते हैं, और कहीं किसी फंड्स में इस तरीके से है कि सिर्फ आप एसआईपी कर सकते हैं, एक मुश्त उसमें रिस्ट्रिक्टेड है। फिर भी आप एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए मृन क्या सलाह देंगी? क्या उनको ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए जहां पर उनको एकमुश्त निवेश भी मिले और एसआईपी भी मिले, या फिर एसआईपी निवेश ही काफी है इंटरनेशनल फंड्स के एक्सपोजर के लिए?
एक्चुअली स्मिता, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें ये ज्योग्राफी में या ये पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना है, क्योंकि जो फंड्स ओपन हैं, फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू हैव टेक्नोलॉजी फंड ओपन, emerging market funds is open. I think there's a China fund that's open, right? And global equities fund भी खुला हुआ है. So I think सबसे पहले तो जो निवेशक हुए हैं, उनको सोच समझ कर ये तय करना है कि हमें जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, क्या मैं हमें उनमें से ही चुनना है, क्योंकि बहुत लिमिटेशन है। आई थिंक टोटल 66-70 फंड्स हैं, उसमें से बस 12 खुले हुए हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि मुझे इस फंड में निवेश करना भी है, या इस ज्योग्राफी में या इस पर्टिकुलर सेक्टर में या थीम में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। एंड उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए, ना कि इस बेसिस पर कि बस ये 9-10 फंड्स के बीच में जो खुले हैं इसमें से ही हम चूज करें। So I think that's point number one. And दूसरा, since आपको in any case regular LRS का ऑप्शन है, गिफ्ट सिटी का भी ऑप्शन है, तो I will still say कि कोई मतलब ऐसी आप थोड़ा देखकर दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, अगर अगर जो आपको ज्योग्राफी या जो आपको थीम में करना है वो आपको इसमें नहीं मिल रहा है। बट यस, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ग्लोबल इक्विटी फंड करना है, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं सर्टेनली आई थिंक उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपने ऑप्शन दिया कि आप ऐसा नहीं है कि जो फंड्स आपको दिए गए हैं आप उसी में निवेश करें। ज्योग्राफी समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं तो आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी कि आपको किस देश में और किस ज्योग्राफी में आप निवेश करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक जो मैं आपसे मोहित समझना चाहूँगी वो ये कि इंडियन इक्विटी और इंटरनेशनल फंड्स, अगर ये दोनों आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो ये कैसे एक दूसरे से अलग है? दूसरा, टैक्सेशन भी क्या इनके अलग अलग होते हैं? जी, आई थिंक बहुत ज़्यादा चॉक एंड चीज़ अपार्ट मैं कहूँगा। देखिए, 2-3 चीज़ें पहले समझने की आवश्यकता है कि आप क्यों बाहर के बाज़ार में निवेश करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारी ऐसे थीम्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको भारत में नहीं मिलेंगी, या फिर भारत में बड़े स्केल पर, बड़े मार्केट कैप में, बड़े साइज़ में उस तरह की कंपनीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आपको रिन्यूएबल्स में, आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, आपको सेमीकंडक्टर्स में, मेमोरी में, एआई में, इस तरह की थीम्स में अगर आपको बड़ी कंपनीज़ चाहिए, आपको हाइपर स्केलर्स चाहिए, कुछ बहुत इनोवेटिव कंपनीज़ चाहिए, फार्मा, बायोटेक में अगर आपको इनोवेटिव कंपनीज़ चाहिए, तो वो भारत में अमूमन अवेलेबल नहीं है। पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आपको इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ बड़े मार्केट कैप में आसानी से मिल जाती हैं। जैसे गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ हो गई, प्लैटिनम माइनिंग कंपनीज़ हो गई, ये सब चीज़ें स्मिता जी भारतीय बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल है कि विश्व में अगर इन तरह की कंपनीज़ का प्रचलन है और आप इसमें निवेश करना चाहेंगे, तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आपको जाना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी भारतीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दोनों में डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, तो ये आपको एक बहुत अच्छा शानदार हेज देता है आपके पोर्टफोलियो में। हेज यानी आपका कोई ना कोई हिस्सा पोर्टफोलियो का हमेशा अच्छा करेगा। तो आप देखिए, जैसे पिछले 2 साल में यूएस मार्केट ने, या पिछले 1 साल में यूएस मार्केट ने 27% रिटर्न दिया, भारतीय बाज़ार ने -5% रिटर्न दिया। तो अगर आपके पास में दोनों का थोड़ा अच्छा-सा संतुलन होता, या यूएस का एलोकेशन आपके पास में 10-20% होता, तो आज आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा लगता। जिस तरह से गोल्ड भी अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छा शानदार हेज होता है, क्योंकि वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है। ऐसे ही दूसरे जो इंटरनेशनल निवेश करते हैं वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स होते हैं प्रेडोमिनेंटली, तो वो एक आपको एक अच्छे हेज के जैसे काम करते हैं। हर बाजार जो है दुनिया का वो साथ में नहीं चलता है। तो कभी कमोडिटीज की रैली में ब्राजील अच्छा करेगा, कभी यूएस अच्छा करेगा टेक्नोलॉजी की रैली में, और कभी यूरोप अच्छा करेगा। तो आपको सबका एक अच्छा समीकरण मिल जाता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, आपको इसमें जो आपकी करेंसी, जो भारतीय करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, पिछले 20 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो करीब 3-3.5% का डेप्रिसिएशन है आईएनआर का अगेंस्ट यूएसडी। तो ये जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है आपकी, तो ये आपके रिटर्न्स में ऐड हो जाता है जब आप इंटरनेशनल फंड में निवेश करते हैं। तो जो अंडरलाइंग थीम का रिटर्न है, एक आपको वो मिलता है, दूसरा आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपके रिटर्न्स में ऐड हो जाता है। तो आपका रिटर्न जो है वो दो तरफ से काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी करेंसी आगे जाकर और भी डेप्रिशिएट होगी, या ट्रेंड उस तरह का है,
तो आपको भारत के बाजार में निवेश करने से दूसरा फायदा भी होगा कि करेंसी के डेप्रिसिएशन का रिटर्न भी आपको जुड़ जाएगा। हालाँकि एक रिस्क भी है अगर करेंसी एप्रिशिएट हो जाता है तो। बट ये तीनों ही चीज़ें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करने की फिलॉसफी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसीलिए आपको भारतीय फंड्स के साथ-साथ में इंटरनेशनल एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है। कुछ 10 से 20% पोर्टफोलियो का वहाँ रखने से एक जो बैलेंस है, जो समीकरण है, वो अच्छा बैठ जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब क्या यही जो समय है ये इंटरनेशनल एक्सपोज़र लेने का अपने पोर्टफोलियो में एक सही समय है, ये भी हम समझेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाज़िर और फिर आगे करेंगे इस पर बातचीत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके पोर्टफोलियो के लिए इंटरनेशनल फंड क्यों है ज़रूरी, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृन अग्रवाल और मोहित गांग लगातार बने हुए हैं। मृन, अब मैं आपके पास आती हूँ। हमने तमाम खूबियाँ, किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो जान ली, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, क्या करंट जो सिचुएशन है ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसके पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो ये कहता है? देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल एक्सपोजर होना सबके लिए जरूरी नहीं है। यस, इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन टूल, गुड हेजिंग टूल, जैसे कि मोहित ने बताया, बट ये जरूरी नहीं है कि सबके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। दूसरी बात जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम मार्केट तो टाइम नहीं कर सकते हैं, एंड अगेन बीइंग इक्विटी एक्सपोजर, इसके लिए भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिंस हम 10-20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो डालने की सोच रहे हैं, कि हम कहाँ ये मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम ट्रेंड्स चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कोरिया एंड ताइवान एंड जापान फॉर एग्ज़ाम्पल हैव बीन द टॉप परफॉर्मर्स इन लास्ट 1 ईयर, एंड इसकी वजह से यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ फ्लोज आर गोइंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक फंड्स व्हिच हैव एक्सपोजर टुवर्ड्स दीज मार्केट्स। सो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले तो आप सोचिए कि आप ये डाइवर्सिफिकेशन लेना चाह रहे हैं कि नहीं। दूसरा, ऑफ कोर्स, अगर आप ले रहे हैं देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट्स, एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, अगेन, आई जैसे जो आपको, जैसे जब आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा फंड खरीदेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कौन सा लेंगे। द सेम इश्यूज अप्लाई ओवर हियर, बट इसमें एक और लेयर आ जाता है, और वो है कि अब हम कौन से कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे या हम कौन से ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें थीम बेस्ड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी थीम हैज बीन इन फेवर बिकॉज ऑफ एआई एंड मेनी अदर रीजंस, राइट। एक और बात जो अब जो ऑफ कोर्स हम देख ही रहे हैं कि करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, बट ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर रूपी एप्रिसिएशन हो गया तो थोड़ा रिटर्न सप्रेस हो सकते हैं। हालांकि ऐसा होना लग नहीं रहा है कि रूपी कभी एप्रिशिएट हो पाएगा। एंड एक और बात जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए, जब हम सोच रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करने का, कि कॉस्ट, बिकॉज आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट देयर इज अ डबल लेयर ऑफ कॉस्ट। देयर इज अ कॉस्ट इन द फंड दैट दे इन्वेस्ट इन, देयर इज अ फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ओवर हियर आल्सो। सो सर्टेनली कॉस्ट ज्यादा है। और एक और चीज जो हमने देखी है वो ये है कि जो जो कपल ऑफ फंड्स जो हैं वो एक्चुअली प्रीमियम पर चल रहे हैं, तो जो इनका एनएवी है वो बिटवीन 10 to 20% प्रीमियम पर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो निवेशक इन फंड्स में जाएंगे उसका उनको मतलब ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, राइट, उस फंड में निवेश करने के लिए। सो ये सारी बातें हमें देखकर ही निवेश करना है। एंड सर्टेनली आई वुड से कि बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ नॉट चेजिंग ट्रेंड्स, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल फंड्स में भी यही है कि जिस ज्योग्राफी ने लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, या जो लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी फंड जिसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसमें लोग ज्यादा निवेश डाल रहे हैं। बट यही है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें करना चाहिए, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बारी बारी फंड्स चर्न कर रहे हैं, बदल रहे हैं, एंड सर्टेनली कॉस्ट आर गोइंग टू बी हायर। सो ये सब बातें सोचकर निवेश करना है, एंड सर्टेनली यू कैन नॉट टाइम मार्केट्स। तो अगर आप अभी निवेश करना भी चाह रहे हैं, सो सर्टेनली लुक एट स्प्रेडिंग इट आउट ओवर 4 to 5 ट्रांचेस।
मतलब शो के फर्स्ट हाफ में कुछ लोगों ने ये मन बना लिया होगा कि हाँ ठीक है, अभी कुछ कुछ दिखा भी स्क्रीन पे तो उठाते हैं, SIP करते हैं। आपने इतने अच्छे तरीके से शो के सेकंड हाफ में लोगों को अलर्ट किया कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए है, तो थोड़ा आप सोचिए और सोच समझकर फिर इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो। बहुत बढ़िया मृन। अब क्योंकि मृन ने इतने अच्छे तरीके से समझा ही दिया है मोहित, तो आप थोड़ा सा इसको और हमें बताइए कि कौन से वो निवेशक हैं जिनको इंटरनेशनल फंड्स अगर लेना है तो वो ले सकते हैं, या उसमें निवेश करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। कौन से वो निवेशक हैं जो इससे दूर भी रहें तो उनको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? स्मिता जी, दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो मैं शायद पिछले क्वेश्चन में टैक्सेशन के ऊपर जवाब देना मुझसे रह गया था, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आई थिंक जब आप किसी डोमेस्टिक इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, उसमें पहला 1.25 लाख तक का गेन आपका उस पे छूट होती है, और शॉर्ट टर्म 20% होता है। बट इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड जो होता है उसमें आपका टैक्सेशन 2 साल के ऊपर 12.5% होता है, और 2 साल से नीचे वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। और अगर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो वो पूरा अलग है। गिफ्ट सिटी आउटवर्ड में अमूमन, अगेन इट्स नॉट अ यूनिवर्सल रूल, बट मोस्टली निवेशकों को कोई टैक्स नहीं लगता है, बट फंड फुली टैक्स्ड होता है। यानी फंड जब 2 साल से ऊपर निवेश करता है तो लॉन्ग टर्म 12.5% टैक्स देता है, और उसके नीचे उनको स्लैब रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि फंड को पूरा टैक्स लगेगा, निवेशक को नहीं लगेगा गिफ्ट सिटी के थ्रू। अगेन, अगर आप ETF के थ्रू इंटरनेशनल फंड्स में ले रहे हैं तो वहां पर ये जो 2 साल का समय है वो 1 साल का हो जाता है, क्योंकि ETF लिस्टेड होता है और वहां पर लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद होता है। तो टैक्सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा निवेशकों को सोच समझकर करना होगा। आप अगर लेना ही चाहते हैं इंटरनेशनल फंड्स तो ऑब्वियसली ETF के जरिए बिल्कुल मत लीजिए। जैसा मृण ने कहा, वो बहुत प्रीमियम पे कोट कर रहे हैं, बट वो शायद तरीका बिल्कुल ठीक भी नहीं है। फंड ऑफ फंड के जरिए बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसमें सिर्फ SIPs अलाउड है, एंड गिफ्ट सिटी के थ्रू आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो आपको करना भी चाहिए। राइट। अब आपका क्वेश्चन जो था स्मिता जी कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं, देखिए अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत कुछ खो दिया। अगर आप भारत में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही कमाई कर रहे हैं, इंडिया में ही खर्च कर रहे हैं, इंडियन इन्फ्लेशन ही आपको परेशान कर रहा है, तो आप इंडियन रिटर्न से संतुष्ट रह सकते हैं। राइट। ये कहने की या ये देखने की कोई जरूरत नहीं है कि डॉलर टर्म्स में मैं काफी वर्स ऑफ हूं, या डॉलर के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूंगा तो भारतीय बाजार ने परफॉर्मेंस नहीं दिया और मेरे डॉलर रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो वो शायद कंपैरिजन कुछ हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप ग्लोबली देखें तो इंडिया का जो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का हिस्सा है वो इम्पोर्टेड है। हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं, और वो हमारे इन्फ्लेशन में बिल्ट इन होता है। तो जब तक आप सही मायने में डॉलर टर्म्स में रिटर्न नहीं बना रहे हैं तो आप अच्छी तरह से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। मेरे लिहाज से जो आप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, या जिसकी हम बात करते हैं अक्सर सारे शोज में, कि हमें मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, हमें स्टाइल बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, बट हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो ऐसे निवेशक जिनको बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है, जिन्हें बाहर एक डॉलर कॉर्पस बनाना है, जिन्हें करेंसी को हेज करना है, जिन्हें सोवरेन रिस्क को हेज करना है, जिन्हें पोर्टफोलियो को हेज करना है, जिन्हें एक अच्छा एक्स्ट्रा कॉर्पस बिल्ड करना है, और जिन्हें डॉलर रिटर्न्स की आवश्यकता है, उन्हें डेफिनेटली इंटरनेशनल एलोकेशन करना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। राइट। तो थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा हो सकता है, थोड़ी समझदारी ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिसर्च चाहिए। तो ऐसे निवेशक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्हें एक सेफ इनकम चाहिए, जिन्हें बहुत ज्यादा चांसेस नहीं लेने हैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में, तो वो इसे डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। बट फॉर अ यंग अर्ली इन्वेस्टर आई थिंक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इज द वे। मैं इसमें लास्ट पॉइंट बोलूंगा स्मिता जी, कुल बाजार का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है पूरा, उसका मार्केट कैप है 131 ट्रिलियन, उसमें यूएस इज रफली 77 ट्रिलियन, और भारतीय बाजार का मार्केट कैप है 4.5 पौने 5 ट्रिलियन के आसपास। राइट। तो वी आर जस्ट 4% और 3.5% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप। अगर आप सिर्फ भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आप सिर्फ 4% दुनिया के बाजार को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और वहां से रिटर्न निकाल रहे हैं। जब तक आप बाहर नहीं सोचेंगे, इसे बड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप निवेश की दुनिया में पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से रिटर्न भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट काफी जरूरी है हर पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल। चलिए, हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों ने जैसे इसको हमें समझाया, उससे हमें ये समझ में आया कि कैसे, किस तरीके से और कहाँ कहाँ हम ग्लोबल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। इसी के साथ थैंक यू सो मच मोहित हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मृण हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।